जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी एक बार फिर से आपका स्वागत यूट्यूब चैनल पे करता हूं। पिछले वीडियो में हम शाहजहां को समझे थे, अब इस वीडियो में हम उसके बेटे औरंगजेब को समझेंगे। औरंगजेब जिसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक था। औरंगजेब जितना ही हमको पूरे मुगल काल में अकबर जितने महत्वपूर्ण थे उतना ही औरंगजेब भी महत्वपूर्ण है। मतलब ये भी एक एपिक है, एक हीरो है, मतलब विलन टाइप का हीरो है पूरे मुगल काल का। इसको भी समझना है, इसकी एक एक छोटी से छोटी डाटा को समझना है, छोटे से छोटे फैक्ट्स को जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए एकदम लग जाते हैं, कुछ इसके प्रारंभिक जीवन के विषय में विचार कर लेते हैं। जो कि ये शाहजहां और मुमताज, जो मुमताज जिनके नाम पे ताजमहल बना है, तो वो मुमताज का कई पुत्रों में से कोई एक पुत्र थे, मतलब उनके कई पुत्र थे। ठीक, तो शाहजहां चाहते थे कि हमारा जो एक बेटा है दारा शिको, वह हमारे बाद राजा बने। तो लेकिन कालखंड में क्या हुआ कि जब शाहजहां वृद्ध होने लगे, कमजोर होने लगे, बीमार होने लगे, तो उनके जो बेटे थे वे सब उत्तराधिकार को लेकर बहुत संघर्ष करने लग गए। मतलब लड़ाई झगड़ा कि इनके बाद कौन राजा बने, कौन राजगद्दी पर बैठे। तो उस उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, कौन सा युद्ध कहाँ लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था, यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला विषय है औरंगजेब के बारे में जानने के लिए। तो आइए थोड़ा थोड़ा हम उत्तराधिकार के विषय में जान लेते हैं, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध है, मतलब राजा बनने के लिए भी युद्ध करना है, चाहे भाइयों से ही करना पड़ रहा हो, यह मुगल बादशाह लोग हम लोग को सिखा रहे हैं। खैर आप मत लड़िएगा, आपकी लड़ाई कलम की लड़ाई है, आपको सिलेक्शन कलम से लेना है। चलिए, शाहजहां का जो बेटा है औरंगजेब, उसके द्वारा जो कई लड़ाइयां जीते गए उसके बारे में जान लेते हैं। पहला युद्ध बहादुरपुर का युद्ध है। ठीक, तो बहादुरपुर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, ये भी सब शाहजहां के बेटों के बीच लड़ा गया। तो ये शाह शुजा और सुलेमान सिको के बीच लड़ा गया। सुलेमान सिको ये दारा सिको का बेटा है। ठीक, तो ये शाह शुजा और सुलेमान सिको के बीच लड़ा गया। ठीक, जिसमें यही विजयी हुए। ठीक, इसके बाद धर्मक का युद्ध लड़ा गया। ये जसवंत सिंह द्वारा, मतलब ये सेनापति हैं जसवंत सिंह। अब ये मत सोचिएगा कि बेटा और सिंह, तो ऐसा नहीं, सेनापति जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे किसके, ये जसवंत सिंह किसके सेनापति हैं, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दारा सिको को वो राजा बनाना चाहता था। तो अब ये जितने लोग पक्ष में रहेंगे वो दारा सिको के पक्ष में रहेंगे, और कुछ लोग अपने ही राजगद्दी पाने के लिए लड़ रहे हैं। तो दारा सिको के लेकर समझना है हमको। ठीक, जसवंत सिंह लड़ने आए, ये सेनापति थे। किससे लड़े? औरंगजेब ने इससे लड़ाई की। कहां पर? धर्मक का युद्ध। औरंगजेब ने कई सारी लड़ाई लड़ी है। ठीक, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? दारा सिको वर्सेस औरंगजेब। ठीक, तीसरा खजबा का युद्ध। यह शाह शुजा फिर यहाँ लड़ने आ गए। शाह शुजा शुरुआत में जो लड़ रहे थे, इनका भी औरंगजेब, एक बार ये युद्ध जीत लिए तो सोचे कि अब हुमायूं राजा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये दोबारा जब युद्ध लड़े, खजबा का युद्ध, औरंगजेब इनको भी पराजित कर दिया। फिर अंतिम जो युद्ध है, जो उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया, देवराह का युद्ध था। देवराह के युद्ध में दारा शिकोह को भी औरंगजेब ने पराजित कर दिया। मतलब अब ये पक्का हो गया कि राजा बनेगा औरंगजेब, और औरंगजेब राजगद्दी पर बैठता है, पिताजी को उठाकर अंदर कर देता है कि चलिए हो गया, अब आपका काम खत्म, अब यहां से मैं शासन करूंगा। तो औरंगजेब जब राजगद्दी पर बैठा तो इसने कुछ विजय अभियान किए, उत्तर में भी किए, दक्षिण में भी किए। तो चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक इसके कुछ विजय अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए साथियों, कुछ औरंगजेब के विजय अभियानों के विषय में विचार करते हैं। कुछ उत्तर में विजय अभियान किया था, कुछ दक्षिण में विजय अभियान किया था। मन लगा के पढ़िए साथियों, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। मेहनत कीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, अपने सपनों के पीछे ऐसा भागो कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। चलिए उत्तर के अभियानों के विषय में कुछ विचार कर लेते हैं। यह पहला मुगल बादशाह था औरंगजेब, जिसने बहुत ही पूर्वोत्तर तक अपने राज्य को विस्तारित किया। इसने आसाम यानी अहोम, उस समय अहोम कहा जाता था, आज आसाम, और पहले कामरूप भी कहा जाता था, यहां तक इसने अभियान किया और इसे भी जीत लिया। ठीक, इतना विस्तारित किया।
इसके अलावा और कहां तक गया, और पूर्वोत्तर इसने चटगांव, आपने नाम सुना होगा चटगांव, यहीं पे रोहिंग्या मुसलमान लोग आकर बसे हुए हैं। चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है, बंदरगाह है। यहाँ पर इसने समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान किया, मतलब वहां पर इसने कब्जा बचा लिया। ठीक, तो चटगांव याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन नाम है, आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है चटगांव कहाँ है। ठीक, तो इसके अलावा तीसरा क्या खास बात है, इसने न सिर्फ पूर्व में बल्कि पश्चिम में भी बहुत दूर तक इसने अभियान भेजा। पश्चिम में ये अफगानों का जो विद्रोह हो रहा था उनका उन्मूलन किया, मतलब उनका भी विद्रोह खत्म किया। ठीक, इसके अलावा हम इसके कुछ दक्षिण के अभियान के बारे में सोच लेते हैं। दक्षिण में प्रत्यक्षता विस्तार की नीति अपनाया, मतलब प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण पे इसने विस्तार किया। पूर्व में जितने मुगल शासक हुए, मुगल बादशाह हुए, उन्होंने दक्षिण पे इतना प्रत्यक्षता विस्तार नहीं किया जितना इसने खुद ही कर दिया। ठीक, तो इसने पूर्वोत्तर जितने मुगल शासक थे उनकी नीतियों को तार तार करते हुए दक्षिण की ओर ज्यादा ध्यान दिया। और इसने क्या क्या किया, कालखंड को समझते हैं। इसने 1686 में बीजापुर को जीत लिया और 1687 में इसने गोलकुंडा को जीत लिया और मुगल में मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया कि आओ। ठीक, अब आपका एंट्री मुगल में हो गया। इसके अलावा इसने मराठाओं के खिलाफ अभियान किया लेकिन असफल रहा। ठीक, मराठाओं के खिलाफ अभियान में यह सफल रहा, कहने का मतलब यह है ये न मराठाओं से दोस्ती कर सका, मित्रता भी नहीं कर सका और उसे पराजित भी नहीं कर सका। और इसी का टाइम पीरियड चल रहा था जब शिवाजी, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के एपिक हीरो हैं, इनके बारे में मैं विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। तो शिवाजी ने एक नए राज्य की स्थापना कर दी। ठीक, कालखंड में जो उनके उत्तराधिकारी हुए वह भी और उनके उत्तराधिकारी भी औरंगजेब का अंत तक विरोध किया। ठीक, तो इनका विरोध बहुत हुआ है। वैसे तो ये बहुत ही समझदार क्या कहें, ये बहुत विवादास्पद राजा थे, क्योंकि जब ये दक्षिण में इनको पहले सुबेदार रह चुके थे, जब इनके पिताजी का शासन चल रहा था देश में, तो ये दक्षिण में सुबेदार थे। जब ये सुबेदार थे तो दक्षिण की सारी समस्याओं को ये जानते थे कि वहां की जलवायु कैसी है, वहां पे कैसा पर्यावरण है, सब कुछ जानते थे, वहां की परिस्थितियों को जानते थे। तो भी इन्होंने दक्षिण पे विस्तार करना ज्यादा उचित समझा, पता नहीं क्यों। इस वजह से इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या खामियाजा भुगतना पड़ा कि उत्तर में कई सारे विरोध हुए, विद्रोह हुए इनके राज्य में। इसके अलावा क्या क्या विद्रोह हुए, इनकी नीतियों कितने क्या क्या, इनके धर्म और धार्मिक नीति और इनकी जो नीतियां थी, इसके अलावा जो प्रत्यक्षता विस्तार साउथ में कर रहे थे, उत्तर भारत पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वहां जो जो विरोध हुआ उनके बारे में कुछ आइए चलिए चर्चा कर लेते हैं। चलिए साथियों, औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह हुए उसको जान लेते हैं। औरंगजेब ऐसा राजा था, ऐसा कठोर राजा था कि इसकी जो राजनीतिक नीतियां थी, जो धार्मिक नीतियां थी, यह कभी कभी क्या थी कि लोगों के लिए शोषणकारी बन जाती थी। जब किसी के लिए किसी की नीति शोषणकारी बन जाएगी तो वह क्या करेगा, वह विद्रोह करेगा, जैसे आंदोलन करेगा। तो आंदोलन नहीं समझना है, यहाँ विद्रोह समझना है। आप भी अपने आलस के खिलाफ विद्रोह करो, एकदम जोश के साथ उठ खड़े रहो, परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आप यदि कहीं अकेले छूट जाओ और सत्य आपके साथ है, मतलब आपका सिलेबस आपके साथ है, तो घबराइएगा नहीं दोस्त, पढ़ते रहिए। सिलेबस आपका अगर आपके साथ है तो आपको एक दिन सफलता आपकी कदम चूम जाएगी। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। जो पहला विद्रोह हम जानेंगे वो जाट विद्रोह है। जाट विद्रोह आज के टाइम में आप देख रहे हैं, जाट वाट कहाँ रहते हैं, ज्यादातर हरियाणा के क्षेत्र में रहते हैं। तो कहने का मतलब है दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में जाटों का ज्यादा स्थान है। तो ये जो विद्रोह हुआ ये दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों के बीच हुआ। और ऐसी दशा में क्या हुआ, जब ये थोड़े सशक्त थे और मजबूत थे, इन्होंने जब विद्रोह किया तो ऐसी दशा में शासन में अराजकता की स्थिति थोड़ी उत्पन्न हो गई। ठीक, तो दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह था संतनामी विद्रोह। संतनामी विद्रोह जो उसे काल में हुआ, उसमें क्या था कि जो हिंदू लोग थे उनके ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगाना था। तो तीर्थ यात्रा कर बादशाह के द्वारा लगा दिया गया। अब जो किसान लोग थे या व्यापारी लोग थे उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया। लेकिन अब औरंगजेब बादशाह सलामत जो भी थे, उन्होंने इसका और उनके अधिकारियों द्वारा, अपने अधिकारियों द्वारा इसका बहुत ही सख्ती के साथ इस विरोध को दबाने की कोशिश की और दबा भी लिया। बादशाह जहां लग जाएंगे वो तो काम हो ही जाएगा, लेकिन तीर्थ यात्रा कर लग गया अंततः।
ठीक। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसके शासन में विद्रोह समझना है वह क्या था, सिखों का विरोध। सिख विरोध में क्या हुआ कि औरंगजेब द्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और उनके पुत्रों को मृत्यु दंड दे दिया। ठीक, 9वें गुरु, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, एक एक चीज पॉइंट याद रखिएगा। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को इसने मृत्यु दंड दे दिया। तो ऐसी दशा में क्या हुआ, सिख भड़क उठे। अब आप ही के गुरु को कोई मारेगा तो आप क्या करोगे, भड़क जाओगे। तो ऐसे ही सिख भड़क उठे और इनके जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरुओं का इतिहास अलग से पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ जो जो आ रहे हैं उनको समझ लीजिए। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और स्वयं गुरुदेव के भी दो पुत्र थे, उनको भी मर गए युद्ध में। लेकिन गुरुदेव ने जो खालसा पंथ की न तो सिर्फ स्थापना की बल्कि वह भी और अंत तक उनके जो उत्तराधिकारी हुए आगे, वे सब इसका विरोध करते रहे जीवन काल में। और इसी के साथ अब हम राजपूती नीति को समझेंगे औरंगजेब की। चलिए साथियों, कुछ औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी, राजपूत नीतियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे 2 इपिक थे पूरे मुगल काल में, हमने पहले ही आपको चर्चा कर दी। एक इपिक हीरो कौन था, अकबर। उसकी जो राजपूतिक पॉलिसी थी वो अलग थी। अगर उसका कोई विरोध करता था तो वो उसके खिलाफ अभियान करता था। विरोध तो छोड़िए, वह अभियान करता था लोगों को अधीनता दिलाने के लिए कि आप अगर उसके नीचे हैं, उसके अंडर हैं, तो आप अपनी राजनीति चाहे जैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना राज्य चलाइए। लेकिन अब ये भाई साहब, ये इतने इंटेलिजेंट आदमी इतना दिमाग लगा देंगे कि ये वहां की आंतरिक जो राजनीति है वहां पर जाकर हस्तक्षेप करने लगेंगे। यदि किसी के घर पे हस्तक्षेप करो तो उसको, अब क्या होगा ऐसी दशा में, अगर किसी घर परिवार में हस्तक्षेप करो तो अड़ोसी पड़ोसी या जो और अलग राज्य हैं वो क्या सोचेंगे कि यार जब ये वहां हस्तक्षेप कर सकते हैं तो मेरे यहाँ भी हस्तक्षेप करेंगे। तो इनकी अधीनता स्वीकार करना भी अच्छी बात नहीं है। ऐसी यही इसके साथ बड़ी समस्या हुई। यह जाता है मारवाड़ में, फैक्ट्स है, याद रखिएगा। ये मारवाड़ की आंतरिक राजनीति में यह हस्तक्षेप करता है। अब ऐसी दशा में क्या होता है, मेवाड़ भी इसके खिलाफ हो जाता है, वो भी इसका विरोध करता है, कहीं हमारे यहाँ ना आके हस्तक्षेप करने। अब इसने कई सारे मतलब राजपूतों के खिलाफ जो अभियान किए उसमें कई सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। अब अगर मंदिर, मस्जिद, ये सब धार्मिक आस्था से जुड़े चीज है। अब प्रभु भगवान, मंदिर, ये सब अगर आप अहित करोगे तो इसका मतलब उस पूरी धर्म, पूरी जाति को आप केंद्रित कर रहे हो। इस कारण इसका विरोध और ज्यादा बढ़ गया। मंदिर तोड़वाएंगे तो और भी ज्यादा लोग विरोध करेंगे। तो यही इसके राज्य में और भी ज्यादा धार्मिकता को लेकर विरोध को और बढ़ावा मिला। ठीक, इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी जानना है कि जितने भी मुगल बादशाह हुए, उनकी जो सैनिक थे, उनकी जो सेना थे, उन सेना में जितने हिंदू की भर्ती हुई थी, हिंदू सैनिक की भर्ती हुई थी, उन सब की अपेक्षा इसके जो सैनिक थे उसमें हिंदुओं की भर्ती ज्यादा थी। ठीक, मतलब कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत ही संकुचित व्यक्ति था, संकुचित नहीं था। लेकिन अभियान इसने जो किया था उसमें जो मंदिरों को तोड़वाया था ये गलत किया था। इस वजह से इसका विरोध कुछ ज्यादा ही लोग बढ़ गए। ठीक, दूसरा, अब आपको बता दें, औरंगजेब इतना सशक्त शासक था, लेकिन उतने सशक्त उसके आगे काल में आने वाले कोई शासक नहीं थे। जिस कारण 1707 तक आते आते आप देख रहे होंगे कि इतिहास में मुगलों का जो चमक थी, जो शौर्य था, वो डाउन हो जाता है। अब दूसरे पावर का एंट्री हो जाता है पूरे हिस्ट्री में। इसी वजह से कि उसके मतलब गिरावट के, मतलब इस राज्य की गिरावट के कई सारे कारण रहे होंगे। तो उन कारणों में एक कारण था मनसबदारी, जो अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। हमने पढ़ाया था 1575 में अकबर ने शुरू की थी। जब अकबर का आप वीडियो देखेंगे तो मनसबदारी के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया भी था। अगर नहीं समझ पाए तो अब जब मुगल प्रशासन पढ़ाऊंगा तो उस वीडियो में भी मनसबदारी के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो मनसबदारी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये क्या है मनसबदारी? जैसे आधुनिक समय में ये ब्यूरोक्रेसी है, जहां आपको चयनित होकर जाना है। ये ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह है, कई सारे आईएएस पदाधिकारी, यही सब सारी व्यवस्था है। इसमें भी क्या है, सैनिक या सिविल के बहुत ही उच्च पदाधिकारी बैठते हैं। ठीक, उनके पद वेतन, जैसे जाट और संवार, जाट में क्या होता था कि उनके पद वेतन प्रतिष्ठा को, मतलब एक जाट का लोगो है, और संवार क्या होता है, घोड़े, हाथी, ये सब चीज का लोगो संवार है। तो यही पूरी व्यवस्था मनसबदारी में रखी हुई है। मनसबदारी में क्या है, पूरा एक
आधुनिक ब्यूरोक्रेसी जो आप विचारधारा ले आ रहे हैं, वही वो अकबर जैसे महान विजनरी शासक ने बहुत पहले 1575 में ला रखी थी। तो अब इसमें क्या होता है, गिरावट आती है, इसमें पतन आता है। किसी भी शासन का पतन तभी हो सकता है जब उसकी ब्यूरोक्रेसी खराब हो जाए। ठीक, ब्यूरोक्रेसी और इसके ही राज्य में जागीरदारी संकट धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। तो जागीरदारी संकट और ब्यूरोक्रेसी या मनसबदारी व्यवस्था में जब गिरावट आने लगी, तो इसका मतलब अब इसके पतन का कारण आ गया, मतलब मुगल बादशाहों के पतन का कारण अब आ गया। तो यही सब इसके पतन का कारण था। अच्छा, अब हम औरंगजेब के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेंगे साथियों, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, कुछ औरंगजेब के बारे में महत्वपूर्ण फैक्टों को भी समझ लेते हैं, जो आगामी परीक्षाओं में या छोटी छोटी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आपको इन्हें जानना बहुत जरूरी है। आप इस अमूल्य ज्ञान का एकदम मोल समझकर एकदम महत्वपूर्णता के साथ ग्रहण कीजिए। हमेशा मैंने देखा है, साधन विहीनों ने साधन संपन्नों को सदैव पछाड़ कर रखा है। तो अगर आप साधन विहीन भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में ये सारे ज्ञान फ्री में है, पूरी वीडियोस फ्री में मैं डाल रहा हूं। आप सब कुछ कायदे से याद कर लीजिए। बस आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा दोस्त। चलिए, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जान लेते हैं। इसके ही अपने राज्य में दरबारी नृत्य, दरबारी नृत्य मतलब नाच गाना होता है। बादशाहों के शौक रहे हैं नाच गाना करने का, तो जो नाच गाना मतलब नृत्यांगनाओं को देखना, ये सब नाच गाना, संगीत कला, ये सब जितने भी बादशाहों के जो शौक थे, इसने सबको अपने लिए जो शौक थे इसको नहीं रखा। इसने सब पर प्रतिबंध लगा दिया, सबको हटाओ, कोई दरबारी नृत्य नहीं होगा, कोई संगीत वंगीत हम नहीं चलाएंगे, मतलब म्यूजिक नहीं सुनेंगे। ये सब पूरा टोटली टाइम वेस्ट है। राजा का काम शासन करना है, तो शासन कैसे करना है, राजा कैसे बनना है, इसके विषय में कैसे विचार करना है, कैसे समय की बचत करनी है, ये औरंगजेब से सीखिए आप लोग। बहुत बेहतरीन आदमी है। चलिए, इसने और क्या क्या किया, झरोखा जो दर्शन होता था, झरोखा दर्शन क्या होता था, किसी खास अवसर पे, किसी विशेष उपलक्ष्य में आप देखे होंगे जो मुगलों के जो महल हुआ करते थे उसमें झरोखा बने रहते थे। तो वही झरोखा से ही रानी का दर्शन या राजा का जो दर्शन हुआ करता था। इन सब दर्शन पर इसने समय व्यर्थ करने से अलावा सबको बंद करा दिया। कोई झरोखा दर्शन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, झरोखा दर्शन बंद कर दिया, तुला दान बंद कर दिया, नवरोज जो त्योहार होता है उसको भी बंद कर दिया, और सिक्कों पर जो कलमा लिखाया जाता है ये प्रथा भी इसने बंद कर दी। कहीं की ये सब सारी प्रथाओं को हटाओ, सब सही नहीं है। और इसने और क्या क्या कार्य किया, जो अकबर द्वारा जजिया कर मैं आपको बता दिया हूं, गैर मुसलमानों पर जो कर लगता था धर्म को लेकर, ठीक, वो कर जजिया कर जो अकबर द्वारा बंद कर दिया गया था, इसने फिर से शुरू कर दिया। अच्छा, इसकी इन्हीं सब नीतियों के कारण ही क्या होता है, बहुत सारा विरोध होता है। और जिस शासन में, जिस राज्य में बहुत ही विरोध हो, उसमें क्या होता है, उस शासन, उस राजा का पतन होता है। हालांकि ये बहुत ही सती प्रथा को, जो एक हमारे यहाँ जो एक प्रथा चल रही थी सती प्रथा, उसकी बहुत निंदा करता है। सती प्रथा को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको बंद करता है, अपने राज्य में बहुत निंदा करता है। लेकिन इसकी और जितनी सारी नीतियां हैं, ये सब नीतियों के कारण इसके ही राज्य में बहुत सारे विरोध होते हैं। बहुत ही विरोध होने के कारण इसका जो मुगलों का टाइम पीरियड देखेंगे, इसके जाने के बाद, इसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल कमजोर पड़ जाते हैं। लोगों का विरोध सह नहीं पाते हैं, इसीलिए धीरे धीरे मुगलों के पतन का यही सब कारण भी बनते हैं। ठीक, तो यही आज हमारा मुगल का या औरंगजेब का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। परीक्षाएं बहुत सारी आ रही हैं, आप उसमें फाइट कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। आपके आगामी भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।